नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ही होंगे। बेटा, आज आपकी लाइव क्लास को मैं नहीं ले पाया इसलिए क्योंकि नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम थी। नेटवर्क समस्या के चलते आपकी लाइव क्लास को नहीं ले पाया, तो फिर हमने सोचा आपका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के बीच में लेके आए हैं भाग 5 का। तो बेटा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सीटेट का ये जो पेपर आपका लगा हुआ है आगामी जनवरी दिसंबर अंतिम सप्ताह में और जनवरी में होने वाला पेपर है, तो इसके लिए बहुत ही जूनियर पेपर का हम जो पेपर करा रहे हैं, बहुत कम यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो जूनियर पेपर करा रहे हैं सीटेट का। तो बेटा चलते हैं, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हो सकता है समस्या हो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर बेटा 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के मध्य की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो कौन सी दो नदियां हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सरस्वती नदी, दृष्टद्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, शतद्री नदी और बिपाशा नदी, सरस्वती नदी और सरयू नदी। तो इसका जो बेटा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरस्वती नदी और दृष्टद्वती नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था, और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है इसे ब्रह्मर्षि कहा जाता है, ब्रह्मर्षि। ठीक है बेटा, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की नजर से। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची में आपको राजधानी दी गई है, एक तरफ गणराज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। तो वैशाली की राजधानी है बेटा लिच्छवी, और कुशीनारा की राजधानी है, कुशीनारा जो राजधानी है मल्ल की। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, कुशीनारा की मल्ल है, और बुली की अलकप है, और विदेह की मिथिला है। दो का ए का दूसरा हो जाएगा, और बी का पहला हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा, और डी का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इस आधार पे ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम से सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नोट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया? पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया आपको बताना है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये बेटा। पंचशील सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया था, यहां से आप देख सकते हैं पंचशील सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया था बेटा 1954 में किया गया था, नेहरू जी के समय में। चीन से वार्तालाप के समय में ये किया गया था। 5 सिद्धांत दिए गए थे, इन्हें पंचशील कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन 1954 में। बी ऑप्शन यहां से एकदम से सही हो जाता है, इसको नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बेटा बड़ा है, स्क्रीन पे इसको छोटा कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अब आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखा गया है। भारत में कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बेटा दोनों कथन आपके ऊपर लिखे हुए सही है। इस आधार पे आपका जो बी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन बेटा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों चीजों को नोट करते हुए यहां से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी एमजी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? एमजी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में है, नीचे कूट दिया गया है।
तो बी ऑप्शन आप पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 2। क्या सही हो जाएगा? केवल 2 आंसर सही होगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी एमजी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संतलत काल में उर्स क्या था? संतलत काल में उर्स क्या था? तो जो संतलत काल में उर्स था बेटा, हमने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, ऑफलाइन क्लास में काफी अच्छे से पढ़ाया है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा। तो जो हिंदुओं से लिया जाने वाला कर ये बेटा कहलाता था जजिया। क्या कहलाता था? हिंदुओं से जो लिया जाने वाला कर था ये जजिया कहलाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था ये जकात कहलाता था। क्या कहलाता था? जकात। लूट, युद्ध की लूट का 1/5 भाग राज्य का हिस्सा होता था, ये भी सैनिकों से लिया जाता था। और जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था इसी को बेटा उर्स कहा जाता था। जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था ये क्या कहलाता था? ये उर्स कहलाता था। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, उर्स। इसको यहां से नोट करते हुए चलेंगे, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची से मिलान कीजिए और सही कूट चुनिए। एक तरफ आपके व्यक्तिगत राज्य दिए गए हैं, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। नागपुर, अवध, संबलपुर, सतारा। तो इसको मिलाना है आपको। पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, और सी का हो जाएगा आपका दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला। तो इस आधार पर जो ऑप्शन आपका सही होगा, सॉरी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे बी बेटा सही होगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा, और चौथा एकदम ठीक लिखा हुआ है। तो यहां से नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस एक समाज का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रतित्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना जागृत करता है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज। क्या यहाँ पे सही आंसर होगा? तो बेटा जो सही हो जाएगा ये आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जी आपके इससे संबंधित थे, आर्य समाज से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ITUC की स्थापना कब हुई थी? तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना के लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 15 अगस्त 1925, 17 अगस्त 1920, 31 अक्टूबर 1920, 25 नवंबर 1920। इसका जो सही आंसर यहाँ पे होगा, सही आंसर बेटा हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 1920। क्या सही आंसर होगा? 31 अक्टूबर 1920 सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसको नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति को किस काल के नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो बेटा इसको जो फलक संस्कृति है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मध्य पुरा पाषाण काल यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो एक तरफ नारा दिए गए हैं, एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था भगत सिंह ने। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। दूसरा कुछ कह रहा है साम्राज्यवाद का नाश हो। तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और सत्यमेव जयते को कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सी विकल्प के साथ यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक तरफ कवि दिए गए हैं, एक तरफ उनकी रचना दी गई है। भास की रचना है बेटा प्रतिभा नाटक।
पास की जो रचना है प्रतिमा नाटक है भवभूति उत्तर रामचरित। भवभूत की रचना कौन सी है? उत्तम रामचरित है। दंडिन, दंडिन की बेटा कौन सी रचना है? दंडिन की रचना है दस कुमार चरित। और हेमाद्री की रचना है चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही लिख रहा है। ए ऑप्शन आपका सही मैच खाता है। तो ए ऑप्शन के साथ यहाँ पे आंसर करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? आपको यहां से बताते हुए चलेंगे। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, K2। और अगर हम बात करें दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ए ऑप्शन के साथ यहाँ पे आंसर लगाएंगे। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है, भारत में। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों का उपयुक्त युग्म है। सिंधु नदी का जो दाहिना तट है, इस पर मिलने वाली नदियों का उपयुक्त युग्म है। तो सिंधु नदी के दाहिने तरफ आपको मिलती हैं संगर, बिबुआ और गोमल। संगर, बिबुआ और गोमल। डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम से सही हो जाएगा। जरा ध्यान से इनको नोट करते हुए चलेंगे। ये आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न था, इस वजह से इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा थोड़ा बेटा, अब दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया पुल। कौन सा बेटा? सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया पुल असम राज्य में किस नदी पर मई 2017 में निर्मित किया गया? तो जो भारत का सबसे बड़ा पुल है बेटा ढोला सादिया पुल के जैसे नाम से जानते हैं, ये कहाँ है? असम में है। ढोला सादिया पुल आपका असम में है। और इस पुल का जो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसे भूपेंद्र हजारिका के नाम से जाना जाता है। इस पुल को किस नाम से जाना जाता है? भूपेंद्र हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। और ये ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है दिहांग पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग पे बना हुआ है। ए ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां से आपको बताना है, आंसर करना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ वर्षा दिया गया है, एक तरफ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो आम्रवर्षा, आम्रवर्षा बेटा पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर होती है, बिल्कुल सही आंसर है। फूलों वाली बौछार कर्नाटक में होती है, सही आंसर है। बारदौली छीड़ा ये भी असम में होती है। लेकिन जो लिख रहा है डी ऑप्शन में काल बैसाखी, क्या लिख रहा है? काल बैसाखी लिख रहा है। काल बैसाखी आपकी तमिलनाडु में नहीं होती है। काल बैसाखी जो होती है आपकी, ये होती है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बंगाल वगैरह में आपकी काल बैसाखी जो बारिश होती है गर्मियों के दिनों में। कब होती है? गर्मियों के दिनों में काल बैसाखी होती है। तो ये काल बैसाखी का संबंध पश्चिम बंगाल वगैरह से हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्या कह रहा है देख लीजिएगा। थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं, बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। भारत में मिट्टियों की उर्वरता की कमी के कारण क्या है? जो भारत की मिट्टी में उर्वरता की कमी देखी जाती है, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? निछालन हो सकता है, अपर्दन हो सकता है, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो बेटा ये जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो भारत में जो मिट्टियों की उर्वरता में कमी के कारण है, ऊपर तीनों लिखे हुए तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल सत्य हैं।
तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। किसके साथ में जाएंगे? उपयुक्त सभी के साथ में जाएंगे, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक तरफ आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं। तो दिहांग दिबांग आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग कहाँ है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में है। एक का चौथा हो जाएगा, 2 ऑप्शन में है, कोई बात नहीं, मिला लेंगे। मानस, मानस आपका असम में है, बी का तीसरा है। तो ए और डी ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नोकरेक, नोकरेक जो है मेघालय में है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और सिमलीपाल आपको पता है उड़ीसा में है, तो इस प्रकार से जो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसानी से हमने आपको आंसर बता दिया है। आप बाद में वीडियो को रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल बेटा जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सही क्या होगा। एक तरफ आपको नदी घाटी दी गई है, एक तरफ प्रमुख राज्य दिए गए हैं। तो जो तेलुगु गंगा परियोजना है, तेलुगु गंगा परियोजना ये आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ है बेटा? तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र में है। एक का चौथा हो जाएगा। कलपोंग परियोजना, कलपोंग परियोजना आपकी अंडमान निकोबार में है। एक का चौथा, बी का तीसरा, 2 ऑप्शन में है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। संजय सरोवर परियोजना, ये संजय सरोवर जो परियोजना है मध्य प्रदेश में है, जबकि हिडकल परियोजना है आपकी कर्नाटक में है। तो सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। इसके लिए ऑप्शन हमारा मैच करता है तीसरा, सी ऑप्शन मैच करता है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा विकल्प सी के साथ सही जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है सी। तो आप लोग इसको यहाँ से नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देख लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है ये। तो देखते हैं क्या इसका आंसर सही होता है। जल्दी से बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का गलत युग्म कौन सा है? तो आपको पता है दामोदर नदी घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से कोयला उत्पादित होता है झारखंड के में आपके जरिया से और पश्चिम बंगाल में रानीगंज से। बिल्कुल सही है, ये दामोदर नदी घाटी में है। गोदावरी घाटी में तेलंगाना से होता है, ये भी यहाँ पे आंसर सही है। महानदी घाटी में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होता है, ये भी आपकी सही है। सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी बेटा झारखंड तो है, ठीक है, झारखंड भी नहीं है, झारखंड और उड़ीसा दोनों आपके गलत है। सोन नदी आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है और उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है, इसका जो सिंगरौली है, सिंगरौली से कोयला निकलता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से। लेकिन इसमें लिखा है झारखंड और उड़ीसा, तो यहाँ पे ये गलत है। तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यही आपको बताना था। क्या बताना था? कौन सा कोयला उत्पादक का ये जो आपका क्षेत्र है गलत है, ये गलत है। सोन नदी का ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर में सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली क्षेत्र से कोयला निकलता है। तो यहाँ विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप में निवास करने वाली जनजातियां कौन सी हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजातियां निम्न में से निवास करती हैं? पहली लिख रही है सेंटिनलीज, बी ऑप्शन लिख रहा है जारवा, डी ऑप्शन लिख रहा है सोमपेन और डी लिख रहा है ऑल ऑफ देम, उपरोक्त सभी। तो बेटा जारवा हो, सेंटिनलीज हो, सोमपेन हो, या ग्रेट निकोबारी हो, ग्रेट अंडमानी हो, ये सभी की सभी जनजातियां आपकी अंडमान तथा निकोबार क्षेत्र में निवास करती हैं। यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा डी विकल्प के साथ। ये जो आपका सरकारी विकल्प कहा जाता है ऑप्शन डी, इसको स्टूडेंट अपने भाषा में हमने सुना है कई बार, सरकारी विकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी विकल्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बेटा आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है।
अच्छा ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। अब यहां पे साफ दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है 4 दक्षिण भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल आंध्र प्रदेश। नहीं बेटा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ बनाता है। केवल कर्नाटक बेटा 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नीचे कह रहा है तमिलनाडु और केरल 3 के साथ बनाता है, तमिलनाडु भी 3 के साथ बनाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कर्नाटक है, क्या है, कर्नाटक 6 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। गोवा के साथ में, गोवा वगैरह यहाँ पे जो आपके पश्चिमी घाट में है कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सब, छत्तीसगढ़, इन सबसे सीमा बनाता है आपका कर्नाटक। 6 राज्यों से सीमा बनाता है। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे बी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 23 कह रहा है बेटा, भारत में मैंग्रोव या तटीय वन, भारत में मैंग्रोव या तटीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कावेरी डेल्टा क्षेत्र में, रत्नागिरी क्षेत्र में, कंडापुर क्षेत्र में, कजुबेली क्षेत्र में। नीचे लिख रहा है कूट द्वारा सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। विकल्प ए लिख रहा है 1 और 3, विकल्प 2 लिख रहा है 2 और 4, सी लिख रहा है उपरोक्त सभी। तो बेटा ये जितने भी आपको दिए गए हैं इन सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव या तटीय वन पाए जाते हैं, चाहे वो आपका कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र हो, रत्नागिरी क्षेत्र हो, कंडापुर क्षेत्र हो, कजुबेली क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, सुंदरबन के डेल्टा में। ठीक है, चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। कह रहा है भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ONGC के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो देख लीजिएगा इसका जो आंसर सही होगा, तो भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण और संप्रेषण तथा वितरण का कार्य ये किया जाता है गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा बेटा? गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो इसी के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं? 16 है, 18 है, 25 है, 17 है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। अगर यहाँ पे की जाए भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं, यहाँ पे ऑब्लिक करके देना चाहिए था कितने राज्यों एवं संघ शासित, तो यहाँ पर टोटल 18 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राज्यों की बात की गई है। तो कितने ऐसे राज्य हैं जो विदेशों के साथ सीमा बनाते हैं या पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग से हैं। अगर टोटल पूछा जाता आपसे तो 18 हो जाता। यहाँ पर केवल राज्य पूछे गए हैं, तो 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित भी हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे 18 टोटल 18 हो जाते हैं। तो ये थी बेटा आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के साथ में लेकर आए थे। आगामी परीक्षा को देखते हुए ये क्लास है आप लोगों के बीच में डेली चल रही है। आज थोड़ा व्यवधान हुआ क्लास में और आपकी जो ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास नहीं हम ले पाए। लाइव क्लास में दिक्कत हो गई, नेटवर्क समस्या हो गई थी। यहाँ पे बेटा ये हमारा जिला औरैया जिला है, उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं। अपना देहात क्षेत्र से धीरे धीरे अपने क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार कोशिश हम लोगों की यहाँ पे चल रही है, हमारी टीम की। हमारे स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। आज उनको दुख हुआ होगा कि हमारे साथ लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए। तो बेटा सबसे माफ़ी चाहते हैं। फिर भी हम अपनी अगली क्लास लाइव क्लास ही लेंगे। ये आज हम सोच रहे थे आपकी क्लास का एक भी दिन गैप ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो, क्लास ना छूटे। तो इसके लिए हमने ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे डाला है।
कल फिर मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में, अपने उसी समय पर जिस समय से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती थी 8:30 बजे से। जीडी की आज हमने 7 बजे से क्लास ली थी। अगर हमारे इन वीडियो का PDF फाइल आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर सेट सहित आपको पूरी सीट मिल जाएगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।